ये वीडियो आपको मंडे को मिल रही हैं। इसका मतलब ये है कि संडे को एडिटिंग पूरी हो चुकी थी और मंडे को आपको ये वीडियो मिल रही हैं। दूसरे चैनल पर वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस पर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी हैं, जिसका मतलब है कि वो चैनल बंद होने की कगार पर है। इस वीडियो के बाद अब हम इसी चैनल पर सारी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। बस उस पुराने चैनल पर अब हम मांगा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 स्ट्राइक आने की वजह से वो चैनल लगभग बंद हो चुका है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, क्योंकि अब मेरा पुराना चैनल बंद हो चुका है और आगे की सारी मांगा मैं इसी चैनल पर कंटिन्यू करूंगा। और हाँ, वीडियो थोड़ी लेट इसलिए हो रही थी क्योंकि मैं थोड़ा टेंशन में था और साथ साथ ऑफिस का काम भी था। सच कहूं तो मेरी करीब 3-4 महीनों की मेहनत पूरी तरह से पानी में चली गई थी। इसी वजह से थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड था। कोई बात नहीं, अब से सारी मांगा इसी चैनल पर कंटिन्यू होगी। और हाँ, देखते हैं अगर पुराना चैनल बच पाया तो ठीक है, वरना हम इसी चैनल पर सारी मांगा कंटिन्यू करेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोरिया के प्रेसिडेंट ने जापान में ज़ॉम्बी बनाने वाले एस्टेरॉयड के हमले के बाद दुनिया के खत्म होने का ऐलान किया, जिससे लोग खून के प्यासे मांस खाने वाले बन गए। तबाही शुरू हो गई और हर जगह दहशत फैल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें या कहां भागें। लेकिन एक आदमी है जो पूरी तरह तैयार है। उसे दूसरी दुनिया में अपना सुरक्षित ठिकाना मिल गया है और वो कुछ ज़ॉम्बी लोगों को हराने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा है। वो आदमी हमारा MC स्युंगहो है। महीनों पहले स्युंगहो और उसके दोस्तों ने सुरा खेला, जो अब तक का सबसे मुश्किल वर्चुअल सर्वाइवल गेम है। गेम पसीने वाला और बहुत मुश्किल था। ज्यादातर प्लेयर्स ने इसे खेलना पूरी तरह से बंद कर दिया। स्युंगहो की पार्टी ने उसे धोखा दिया और कभी वापस लॉगिन नहीं किया। वो अकेला रह गया और गेम खेलता और स्ट्रीम करता रहा। हर तरह के मॉन्स्टर्स का सामना करता रहा और सबसे अच्छा बनता रहा। एक दिन अपनी जिंदगी से तंग आकर हमारे लड़के ने अपना हेडगियर उतार दिया और अपनी सभी पब्लिक स्ट्रीम डिलीट कर दी। स्युंगहो ने एक शेफ के तौर पर अपनी जिंदगी पर ध्यान दिया और उसे एक क्यूट लड़की अपनी पसंदीदा कस्टमर लगी। वो मजाक में असल जिंदगी में स्टेटस विंडो का जाप करने का फैसला करता है और जब वो अपनी आंखों के सामने एक असली नीली स्क्रीन देखता है तो खुद को हैरान कर लेता है। स्क्रीन पर उसके स्टैट्स दिखते हैं, वे उसी गेम के हैं जो उसने खेला था। बस एक फर्क है, उसके पास प्राइवेट पोर्टल नाम की एक नई एबिलिटी है। इस एबिलिटी को टेस्ट करते हुए स्युंगहो एक इंसान के साइज का वॉर्प गेट बनाता है। उसका दिमाग इस नई खोज के खतरों को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर गेम असली है तो तबाही शुरू करने वाला उल्का भी आ रहा था। वेब पर स्युंगहो को स्टेरॉइड के आने वाले गिरने के बारे में एक ऐसा ही आर्टिकल अचानक मिलता है। वो ये मानने से मना कर देता है कि गेम की घटनाएं असल जिंदगी में हो रही हैं। हमारा लड़का अपनी आंखों के सामने पोर्टल को घूरता रहता है। पहले उसे एस्टेरॉइड का कंफर्मेशन मिला और अब ये पोर्टल गेट ये कंफर्म कर रहा है कि कुछ गड़बड़ है। झिझकते हुए वो सोचता है कि क्या उसे सच में इस चीज में घुसना चाहिए भी। बिना किसी पावर, बिना किसी बिच, बिना किसी प्लान और पैसे के वो अंदर कदम रखने के बारे में सोचता है। आखिर में ब्रो कुछ बातों पर सोचता है और सबसे पास जो करछुल मिलता है उसे उठा लेता है। वहां वो करछुल को पोर्टल के अंदर डालता है ताकि उसे ठीक से पता चल सके कि दूसरी तरफ नीचे क्या है। थोड़ी सी मिट्टी निकालने के बाद उसे एहसास होता है कि दूसरी तरफ गेम के किसी लेबिरिंथ स्टेज में नहीं हो रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन वो ये भी सोचने लगा है कि क्या ये पोर्टल उसे धरती पर किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देगा। ट्रिप की तैयारी के लिए अपना बैग पैक करने के बाद वो आखिरकार अंदर जाने के लिए खुद को हिम्मत देता है। अगले सीन में ब्रो पोर्टल के पास से गुजरता है और दूसरी तरफ की खूबसूरती देखता है। ये एक ऐसा नजारा है जिसमें कुछ भी शहरी नहीं दिखता। पहली चीज जो ये आदमी नोटिस करता है कि मौसम आम दिनों की तुलना में कितना ठंडा है। फोन पर सिग्नल ना होने पर यह बंदा एनालाइज करता है कि वो किसी दूर दराज इलाके में फंस गया है जहां कोई आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। छोटी सी बात है, अगर भाई यहां फंस गया तो उसकी खैर नहीं। शार्पी निकालकर वो एक पेड़ पर 0 का निशान लगाता है। असल में ये उसकी तरफ से एक स्मार्ट चाल है ताकि वो अपनी खोजबीन के प्रोसेस में ज्यादा खो न जाए। वो चलता ही जाता है, लेकिन चलना उसे थका देता है। जंगल कभी खत्म ना होने वाला लगता है और कुछ भी नजर नहीं आता। ठीक जब ये बंदा चीजों को मजेदार बनाने की गुजारिश कर रहा था तो पास में एक जीव ने उसे घूरा। तुरंत वो चीज एक शिकारी की तरह झपटी और हमारे लड़के को बुरी तरह डरा दिया। खुशकिस्मती से ये बस एक खूबसूरत वैली हिरन है, कोई मांस खाने वाला राक्षस नहीं। एक मजेदार बात यह है कि सिस्टम ने अपने आप उसके लिए इस अनोखे जीव की पहचान कर ली, जिससे ये कंफर्म हो गया कि ये जगह असल में धरती से अलग है। वो जीव उसे घूरता है, फिर बिना कुछ बोले भाग जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये चीज कुछ बोलेगी या कुछ और, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या मतलब है। हमारे हीरो को भी लगता है कि इस चीज का ऐसे चुपचाप रहना अजीब है। अच्छी बात यह है कि हिरन गुस्सैल नहीं था। हालांकि अगर उसका सामना खून के प्यासे बंदरों या सुअरों से हुआ तो उसके लिए हालत बहुत बुरे हो जाएंगे। एक और दिलचस्प बात यह है कि सुरा गेम में वैली हिरन कभी था ही नहीं। यहां पहुंचने के तुरंत बाद उसे एक जबरदस्त अंदाजा हुआ कि ये दुनिया जिंदगी की सर्वाइवल की जिंदगी और उसके कॉन्सेप्ट से जुड़ी है। एक ब्लेड निकालकर वो आगे बढ़ता है, खुद को किसी भी ऐसी चीज के लिए तैयार करता है जो उसे चौंका देगी। अब तक उसने इस बात से इनकार किया है कि इंसानियत खत्म करने वाली कोई मुसीबत आने वाली है,
लेकिन जब वो हार मानने ही वाला था तो उसे वो मिल गया। उसकी आंखें चमकते हुए सन एप्पल पर पड़ी, एक मिस्टिकल फ्रूट जो उसने ट्री से तोड़ा था। पहले वो सोचता है कि क्या इसे बाइट करना ठीक होगा, फिर वो एक्चुअल बाइट लेता है और तुरंत बदलाव महसूस करता है। सिस्टम उससे बताता है कि उसकी स्टेमिना रिस्टोर हो गई है और उसका बॉडी येलो ग्लो से चमक रहा है। इसका इफेक्ट बिल्कुल सेम था जैसे गेम में वो सन एप्पल जूस पीते थे। एक और चीज ने पूरे कॉन्फर्मेशन दे दिया और हमारा एमसी अब पूरी तरह से यकीन कर लेता है कि कुछ बहुत बुरा जल्दी होने वाला है। भाई गॉब्लिन पूप के पास बैठा था। मतलब उसे केयरफुल रहना पड़ेगा। सियांग हु एक वरीसम सांस लेता है, अपना मोराल स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है, पर अपने बिलीव्स के बावजूद अब उसे पता है कि दुनिया का एंड बहुत जल्दी आने वाला है। पोर्टल गेट के इफेक्ट्स एक्सपीरियंस करने के बाद वो वापस अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में आ गया। यहाँ सियांग हु ने सॉल्यूशंस ब्रेनस्टॉर्म करने शुरू किए। वो अपोकलिप्स के लिए रेडी रहना चाहता था, इसलिए सबसे पहले उसने गेम के सारे फुटेज को रिव्यू किया और उन्हें एक पर्सनल हार्ड ड्राइव में स्टोर कर लिया। कन्वीनियंटली वो हर बार गेम स्ट्रीम करता था, इसलिए उसके पास सारा डेटा सेफ था, चाहे उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन इसे इस तरह यूज करेगा। एस्ट्रॉयड के गिरने की न्यूज उस तक पहुंची। जापानीज डिस्ट्रक्शन 32 दिन बाद शुरू होगी अपोकलिप्स के स्टार्ट के साथ। तब तक उसने डिसाइड किया कि वो प्रिपेयर करेगा, क्योंकि गेम वर्स्ट मैकेनिक्स से भरा हुआ था। सबसे क्रेजी और प्रॉब्लमेटिक मैकेनिक था आयरन डेथ डिजीज। ये छोटा सा फिनोमिनन अर्थ के हर मेटल को कोरोड और डिस्ट्रॉय कर देता था। बिल्डिंग्स डस्ट बन जाती थी और ज़ॉम्बी स्वॉर्म को कुछ घंटों बाद मदद मिल जाती थी। मेटल के खत्म होने से मॉडर्न सोसाइटी स्टोन एज में लौट जाती थी। आयरन डेथ डिजीज गेम में इवेंचुअली खत्म हो जाता था, पर प्रॉब्लम ये थी कि ये पूरे 1 साल तक चलता था। फिर भी इनकमिंग आयरन डेथ डिजीज एमसी के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसके पास एक सेफ सोल्यूशन था, उसका प्राइवेट पोर्टल, जो उसके नए ट्रेड की वजह से पॉसिबल हुआ था। शियांग हु को स्ट्रॉन्ग अजम्पशन था कि ये डिजीज पोर्टल के थ्रू पास नहीं हो पाएगा। अपनी एनालिसिस कंप्लीट करके उसने अपनी सारी सेव्ड मनी प्रीमियम टियर इक्विपमेंट पे लगाने का फैसला किया। ब्रो रियल टाइम में कॉल ऑफ ड्यूटी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स लॉबी में एंटर होने वाला था, तो उसने सारा सर्वाइवल गियर और सप्लाईज ले लिया। रात को फोरम्स चेक करते वक्त शियांग हु डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि कुछ लोग अपनी अवेकन्ड एबिलिटीज को क्राइम और इंजॉयमेंट के लिए यूज कर रहे थे। सुबह आई, उसने और सप्लाईज खरीदी अपने मिशन के लिए। वापस आते वक्त ब्रो ने श्योरिटी के लिए एक हंटिंग बो भी खरीद लिया। ये सब करते हुए उसे एक रियलाइजेशन हुआ। शियांग हु ने सोचा शायद वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, शायद वो खुद से आगे भाग रहा है और जल्दीबाजी कर रहा है। पर उसने सोचा कि अगर वो गलत भी हुआ तो भी वो अपनी सेविंग्स वापस कमा लेगा। सुबह के एरेंड्स कंप्लीट करके वो घर लौट आया और अपनी शॉप पे एक क्लोजिंग साइन लगा दिया। शियांग हु अपने थॉट्स में था जब उसने किसी की आवाज सुनी। तैमो चेहिन फ्रॉम सोलो लेवलिंग वरी से पूछती है कि शॉप क्यों बंद है। वो कहता है कि बस रिमॉडलिंग वर्क चल रहा है, जिससे वो सोचती है कि शायद उसने बड़ा पैसा कमा लिया। शियांग हु जल्दी से कॉन्वर्सेशन से निकलता है और कहता है कि उसे काम करना है, पर लड़की उसे रोककर कुछ पूछने की कोशिश करती है। वो फ्लस्टर हो जाती है और अपनी रिक्वेस्ट बोलती नहीं है, वापस मुड़ के चले जाती है। शियांग हु उसके क्वेश्चन को लेकर क्यूरियस होता है, पर वो पुश नहीं करता और वापस अपने काम पर लग जाता है। अंदर जाकर उसने वाव किया कि वो अब सीरियसली काम करेगा और असली इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करेगा। ब्रो लिटरली कहा, मैं बैड इज इग्नोर करके सच में लॉक इन होने वाला हूं। वो पोर्टल ओपन करने का कमांड देता है, अपने एक्चुअल गेम स्टाइल को याद करते हुए। कोई उसे प्लेमेकर या प्लानर कह सकता है, एक ऐसा एमसी जो हर स्टेज को स्ट्रैटेजी से क्लियर करता है। वो पावरफुल कॉम्बैटेंट नहीं था और ज्यादातर अपने ब्रेन्स पर रिलाई करता था। रीजन सिंपल था, सुरा में स्टैट्स अर्न करना कॉम्प्लिकेटेड था। तुम्हें लेवल अप के बाद स्टैट्स नहीं मिलते थे, तुम्हें स्टैट्स तभी मिलते थे जब तुम हंटिंग और एक्सप्लोरिंग करते थे। इस वक्त हमारा एमसी दूसरे रेल्म में है, बो के साथ अपनी स्किल्स होन करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिना प्रैक्टिस या टीचिंग के ब्रो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स यूज करके खुद को सिखाता है। शियांग हु से ही पोस्टर बनाता है और एम लेके शूट करने की तैयारी करता है। गेम से उसका एक पहलू उसके अनुभव में तब तक दिखता है जब तक वो आखिरकार शॉट छोड़ नहीं देता। तीर बोर्ड पर जाकर टारगेट पर लगता है। ब्रो असल में उसके टैलेंट से इतना हैरान है कि उसे लगता है कि वही चुना गया है। हालांकि उसके हाथ में जो दर्द है, उसे जियांग हो को एहसास होता है कि उसकी असली कमी उसकी ताकत है। इसीलिए वो वर्कआउट करने और अपनी फिजिकल स्टैमिना बढ़ाने पर फोकस करना चाहता है। बेसिक तैयारी पूरी होने के बाद वो अब अगले स्टेप पर जाएगा। तुरंत उसे 2 चीज़ों का ध्यान रखना था। पहला था मॉन्स्टर्स का ठीक से शिकार करने का तरीका बताना। दूसरा था एक होम बेस बनाना जहां वो बिना किसी चिंता के सप्लाई स्टोर कर सके। हालांकि उस समय उसके पास कोई हथियार नहीं था और बिल्कुल भी सप्लाई नहीं थी, क्योंकि वे डिलीवरी के प्रोसेस में थे। तब तक वो सुनहरे सेबों का शिकार करता रहा और अपनी किस्मत से उन्हें पाकर पागल हो गया।
कुछ जगहों को मार्क करने के बाद उसने खुद को आने वाली तबाही के लिए तैयार करना सिखाया। उसकी शुरुआती तैयारी ही वजह थी कि वो सूरा में इतने लंबे समय तक जिंदा रहा, चारों ओर देखते हुए जियांग हो। गॉब्लिन वेस्ट में पहुंचता है। वो उसे ढूंढना चाहता था, बस एक आसान से मकसद के लिए। गॉब्लिन की खास बात यह है कि उन्हें ग्रुप में रहना पसंद होता है। ये बात कि ज़मीन पर सिर्फ एक ही गंदगी का टुकड़ा था और मेरा मतलब सच में यही है, उसे बताती है कि यहाँ आसपास एक है। पूप इंस्पेक्टर प्रोमैक्स वेस्ट से बात करता है और अंदाजा लगाता है कि गॉब्लिन जरूर कोई आउटकास्ट होगा। जियांग जानता है कि ये आदमी उसका गोल्डन टिकट होगा। उसे जितना हो सके उसका शिकार करना होगा। रात तक अकेले गॉब्लिन की उसकी तलाश जारी रही। उसने पास में भेड़ियों की आवाज़ सुनी, जिसका मतलब था कि वो घाटी के करीब है, और फिर उसे वही गॉब्लिन दिखता है जिसे वो ढूंढ रहा था। जियांग एक पेड़ के पीछे छिप गया, लेकिन वो देख सकता था कि ये चीज़ गेम के जीवों जैसी ही दिखती है। अब गॉब्लिन को सबसे निचले दर्जे का मॉन्स्टर माना जाता है। उनके हथियार सिर्फ भाली और जहरीले डार्ट है। वे अपने दुश्मनों को घायल करने और उन्हें टॉर्चर करने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। असल में यही वजह है कि हमारे लड़के ने अपनी पहली पसंद के तौर पर एक लंबी दूरी का हथियार, एक धनुष चुना। देखने से लगता है कि गॉब्लिन बूढ़ा है और उसकी हालत बहुत खराब है। उसके पास कोई हथियार नहीं है, इसलिए जियांग ने तुरंत अपना धनुष चलाया। वो जानता है कि अगर वो शांत रहा तो वो इस चीज को मार देगा। धनुष छोड़ते ही तीर सीधे गॉब्लिन की बाह में जाकर लगा, उसकी बाह में छेद कर दिया। जियांग ने उसके सिर पर निशाना साधा, लेकिन वो नतीजे से खुश है। इस फायदे का इस्तेमाल करते हुए वो अपना दूसरा शॉट लेने की कोशिश करता है, लेकिन गॉब्लिन इतनी जोर से पत्थर फेंकता है कि उसका हथियार उसके हाथ से छूट जाता है। जियांग को एहसास होता है कि वो एक समझदार और अनुभवी गॉब्लिन से निपट रहा है। दोनों ही करीबी मुकाबले के लिए अपनी तलवारें तैयार करते हैं। सुंगजिन वू और बेरू के बीच आखिरी मुकाबला शुरू होता है। अरे यार रुको, गलत कहानी है। जियांग अपना चाकू लोड करता है और गॉब्लिन की बाजू पर वार करने की कोशिश करता है। अनुभवी गॉब्लिन बच निकलता है और हमारे लड़के के घुटने पर बहुत जोर से मारता है। जमीन पर गिराकर जियांग गॉब्लिन से भिड़ता है और उसे पीठ के बल गिरा देता है। यहाँ उसे साफ फायदा है। जियांग ब्लेड लेता है और उसे उस जीव के सीने में गहराई तक घुसा देता है, जिससे वो दर्द से चीखने लगता है। आखिरकार उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। पहला शिकार कामयाब रहा है और जियांग को इसकी वजह से 2 पॉइंट मिलते हैं। उसे यकीन भी नहीं हो रहा कि उसने जो किया वो कर दिखाया। अपने आसपास देखते हुए उसे पास में गुआका पाउडर और वेजिटेबल ऑयल मिलता है। गेम में इन सबको मिलाकर एक मरहम बनता है, लेकिन पहले उसे तेजी से खुदाई करनी थी। इस गॉब्लिन को बाहर सड़ने देना बहुत खतरनाक है, क्योंकि ग्रुप इसे ढूंढ सकता है और इसकी वजह से जियांग का शिकार कर सकता है। इसे सड़ने देना भी अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि ये बोन क्रीपर नाम की चीज में बदल जाएगा। जियांग पास में लाल ट्राउट की एक जोड़ी मिलती है। जियांग का दिल कांप जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो फंस गया है। जैसे ही वो अपनी नजरें हटाता है, ब्रो को सबसे डरावना उल्लू मॉन्स्टर उसे घूरते हुए मिलता है। इस सेगमेंट से पहले हम गेम में जियांग के रन पर वापस जाते हैं, जब वो एक प्लेयर था। उसने अपनी स्ट्रीम के दौरान गेम के लिए बहुत सारी मटेरियल इनसाइट इकट्ठा की। उसके कुछ चैट मेंबर्स ने सिर्फ उसके लिए पैसे डोनेट किए ताकि वो सीधे सामान में गोता लगा सके। जियांग के इसकी तह तक जाकर पिछली बार गॉब्लिन और कोबोल्ड के साथ अपने अनुभव के बारे में बताया। बोन क्रीपर से बचना भी जरूरी है, लेकिन फॉरेस्ट हाउस गेम के 2 सबसे खतरनाक जीव हैं। यह है वेयरवुल्फ और आउल बेयर। आउल बेयर इलाके में रहने वाले जीव हैं, जिसका मतलब है कि उनके होने से मॉन्स्टर इकोसिस्टम में तालमेल बनता है। स्ट्रीमिंग के ज़माने को याद करते हुए जियांग के दिल में सुकून महसूस हुआ। एक आदमी था, बुलसुंग मैन, जो हमेशा उसके लिए खुश रहता था। बाकी लोग शांत और थोड़े अजीब थे, जैसे बार्किंग डॉग डूड, जो किसी वजह से चैट में वूफ टाइप करना बंद नहीं कर पा रहा था। अजीब बात है, जियांग सोचता है कि उसे इतनी अच्छी यादें क्यों आ रही हैं। क्या इसलिए कि वो अपने सामने असली डरावने रूप को देख रहा है, एक ऐसा जीव जो उसकी जान लेने वाला था? जियांग असलियत मानने से मना कर देता है। ऐसा लगता है जैसे वे यादें उसे ध्यान लगाने के लिए कह रही हों। वे अपने पास मौजूद हर पल का इस्तेमाल एक प्लान सोचने में करता है। वे पहले से जानता है कि आउल बेयर बहुत खतरनाक होते हैं और अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को फाड़ देते हैं। ये बात कि वो जीव बिना कुछ किए एक जगह खड़ा है, इसका मतलब है कि उसे उतनी भूख नहीं है। लेकिन अभी जो बात उसे परेशान कर रही है वे ये है कि उन्होंने रेड ट्राउट के इलाके में घुसपैठ कर ली है। इन सभी जरूरी बातों को ध्यान में रखते हुए जियांग को एहसास होता है कि इस बुरे सपने जैसी स्थिति से बचने का शायद सिर्फ एक ही रास्ता है। अपने पैर मोड़ते हुए वे खुद को याद दिलाता है कि वे अभी भी अपने दिमाग में किम्बुब जुआ है, भले ही उसका शरीर कांग जियांग जैसा कमजोर शरीर हो। दांत पीसते हुए वे राक्षस को उसका सामना करने के लिए चुनौती देता है। जिंदा रहने की अपनी आखिरी ऐलान। जीव उसे घूरता है और अपना पहला डरावना हमला शुरू करता है। आउल बेयर रात में शिकार करने में खास तौर पर अच्छा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सीधी धूप है।
खेल में उसके पैटर्न याद करने के बाद जियांग हो जानता है कि अपनी जान बचाने के लिए उसे मारना है। जानवर के हमले की टाइमिंग से मैच करते हुए जियांग हो बड़ी आसानी से वार से बच जाता है और साथ ही मॉन्स्टर को डराने के लिए किसी तरह का लाइट इफेक्ट बनाने का तरीका सोचता है। तेजी से दौड़ते हुए वे उस जीव के बड़े हाथ पर चढ़ जाता है और आखिर में एक टॉर्च निकालकर उसकी आंखों को एकदम से अंधा कर देता है। ये इफेक्ट उल्लू जैसे शिकारी के लिए भी इतना ट्रॉमा देने वाला होता है कि वे पूरी तरह से अंधा हो जाता है। अगला सीन हमारे लड़के पर कट जाता है, जो अपने बिस्तर पर सड़ रहा होता है और उसका अलार्म बजता है। वे जानता है कि उसे वापस उठना होगा, भले ही कल रात के बाद उसका शरीर बहुत दर्द कर रहा हो। जियांग हो घर लौटने के तुरंत बाद बेहोश हो गया। उसकी आखिरी याद मॉन्स्टर को अंधा करने के बाद अपनी जान बचाने के लिए भागना है। किस्मत से एक गॉब्लिन का सामना करने के ठीक बाद वे एक उल्लू से टकरा गया। भाई फिर से उस बकवास से निपटना नहीं चाहता और कुछ खाने के लिए उठने की कोशिश करता है। वे जोर से फर्श को चूमता है। उसे एहसास होता है कि उस कार्डियो के बाद उसके पैर टूट गए हैं। खुशकिस्मती से उसके पास अभी भी वे दूसरे लोग के सुनहरे सेब हैं। जियांग हो एक सेब लेता है और काट लेता है, जिसके असर से उसका स्टैमिना तुरंत फिर से बढ़ जाता है। आखिरकार वे पहले से कहीं ज्यादा जिंदा महसूस करता है। सोच रहा है कि क्या उसे अब अपना पेट ठीक से भरना चाहिए, लेकिन खुद को ठीक करने के बाद ब्रो फिर से तैमू चाहे हिन से टकरा जाता है। वे यहाँ एक दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी और इत्तेफाक से उससे टकरा गईं। मिक्योंग जल्दी से उससे पूछता है कि क्या उसने स्टेटस विंडो खोलने की कोशिश की। उसके जोशीले रवैये से जियांग हो को एहसास होता है कि ये वही टॉपिक होगा जिस पर वे पिछली बार बात करना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लिया। मिक्योंग उसे खबर दिखाता है और यकीन दिलाता है कि ये सच है। कुछ जागे हुए प्लेयर्स असल में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों से पैसे चुराने के लिए कर रहे हैं। जियांग हो उसके इस तरह सीधे कुछ पूछने के कॉन्फिडेंस से थोड़ा चौंक जाता है। वे झूठ बोलकर जवाब देता है और कहता है कि कुछ भी नहीं दिखा। बात यह है कि जियांग हो को लगता है कि वे दूसरों को अपने स्टेटस के बारे में अनजान रखकर सही एहसान कर रहा है। पहले तो उसकी खासियत स्ट्रेटेजिक है, लड़ाई पर फोकस नहीं। ये कुछ ऐसा है जिसे वे दूसरों के साथ शेयर करने के बजाय अपने फायदे के लिए सबसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। अभी उसकी पर्सनल सेफ्टी की भी गारंटी नहीं है। अगर वे लाल ड्रेस वाली लेडी को अपना हाथ दिखा देता है, जो इस मामले में वे है, तो उसके लिए चीजें सच में बहुत बुरी हो सकती हैं। ये एक स्मार्ट चाल है। हालांकि वे बंदा हैरान है कि मिक्योंग अवेकनिंग के बारे में पूछने में इतनी दिलचस्पी कैसे ले रही है। फिर वे एक सरप्राइज देती है। वे हिचकिचाती है और झूठ बोलने की बात मान भी लेती है। जियांग हो उसके अच्छे इरादे मान लेता है और उसे भरोसा भी दिलाता है कि उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वे उसे हिम्मत देता है कि अभी भी समय है और बातचीत के तुरंत बाद घर चला जाता है। आखिरकार उसके डिलीवरी पैकेज आ गए। जो सामान उसने ऑर्डर किया था वे आ गया और अब उसे सप्लाई की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने अपना सामान छत पर रख दिया और सिर्फ जरूरी सामान दूसरी मंजिल पर रखा। अपनी तैयारी के दौरान उसने आज के मिशन के लिए बहुत सारी जरूरी चीजें चुनी, जैसे गैस मास्क और सूट और दूसरा सामान। अपने आने वाले मिशन के लिए हमारा लड़का छिपने के लिए एक परफेक्ट जगह ढूंढना चाहता है। ये जरूरी है।